नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से बीजेपी जश्न मना रही है, तो वहीं पिछले बार के मुकाबले इस बार सीटों की बढ़त को लेकर के कांग्रेस भी खुशियां मनाती नजर आई। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मोहन काला ने कहा कि जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस को वोट किया है, ये दर्शाता है कि लोग अब बीजेपी सरकार से मुंह मोड़ रहे हैं। और 2024 के मार्जिन में जमीन आसमान का अंतर जो है जनता ने लाने का काम किया है। हाँ, बहुत ही चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं राजनीति को उस तरफ इशारा भी कर रही है। और चिंता का विषय इसलिए है कि जिस प्रदेश में अंकिता भंडारी, हेमा, पिंकी, किरण नेगी, उत्तरकाशी की 4 अनुसूचित जाति बेटियों के जो है मामले थे, जिस प्रदेश में यूके एसएससी, यूके ट्रिपल एसएससी जैसे गंभीर मामले थे, जिस प्रदेश में बेरोजगारों पर लाठियां बांधी गई थी, खून बहाया गया था युवाओं का, जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो है पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे। जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली है। इसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के हजारों किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा का भारी लाभ मिला है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बारे में कहा। सत्ता में बैठे लोगों की मनमानी और अहंकार के कारण जनता ने उन्हें नकार दिया है। इसी के साथ ही विधायक आदेश चौहान ने अपने विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जीतकर भेजने पर जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। वहीं उन्होंने कहा कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में कुल 14 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। वहीं 13 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई। केवल उनकी विधानसभा में ही कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त मिली है। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद आप भाई लोगों से बैठने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने आपको बुलाकर उचित समय सोचा, क्योंकि जनता ने जसपुर में एक बहुत अच्छा समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया। माताएं, बहनें, युवा, किसान, पत्रकार बंधु सभी नहीं, तो इसलिए जो हमारी 14 विधानसभा यदि लोकसभा और हम 14 में मात्र जसपुर विधानसभा जीते, तो इसके लिए सभी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और जितने हमारे कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ता हैं, चाहे कोई छोटा रहा या बड़ा, सबने मन लगा के काम किया और उसी का परिणाम है कि हम अपनी जसपुर विधानसभा और जगह मेहनत हुई होती तो शायद परिणाम बदले जा सकते थे। ये बस इसको वार्ता करने के लिए आपसे रूबरू हुए। एक तो हमारे यहाँ पहले चरण में चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाए। इससे लगता है कि बीजेपी और मोदी जी उनकी हार हो गई है, क्योंकि मोदी जी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, जबकि कांग्रेस के राहुल गांधी ने 2 स्थानों से 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। 400 पार का नारा भाजपा सरकार ने दिया था। भाजपा सरकार नहीं कहे, मोदी सरकार कहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो जनता ने जो है जो मैंडेट दिया वो कहीं उससे नीचे चला गया और बहुमत तक मोदी जी नहीं पहुंच पाए। इसलिए हमें लगता है कि मोदी जी की और बीजेपी की हार हुई है और इसको उनको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सत्ता तक पहुंचने के लिए 272 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। तो इनकी वो जो चुनावी वादे हैं, जुमले हैं, वो फेल हो गया है और पूरी तरीके से मोदी सरकार फेल हो गया है। रही बात, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की नैतिक हार भी हुई है। मात्र 1.5 लाख वोटों से मोदी जी जीते हैं। वहीं अगर देखा जाए, इंडिया अलायंस के राहुल गांधी 2 वायनाड से और रायबरेली से 4 लाख से अधिक वोटों से वो जीते। तो एक प्रकार से देखा जाए कि मोदी जी की भी नैतिक हार हुई है और मुझे लगता है कि उनको अब सत्ता का लालच छोड़ देना चाहिए और अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। दूसरी बात, सरकार बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है अभी बीजेपी की,
तो उसमें हम तो ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि बीजेपी की जीत नहीं हुई है, बीजेपी की हार हुई है। अब अगर सरकार बनेगी तो एनडीए की सरकार बनेगी। अब मोदी की सरकार नहीं कही जाए, वो नैरेटिव खत्म हो गया है। और देश के लोगों ने तानाशाही को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने संदेश दिया, स्पष्ट संदेश दिया है कि देश में तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। सारे इंस्टीट्यूशन को जिस तरीके से इन्होंने ध्वस्त किया है और पिछले 10 सालों में हमने देखा है ये पूरे देश में क्या स्थिति बनी है, तो उस चीज़ को जनता ने नकार दिया है। अब आने वाले समय में संभव है देखेंगे बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन चौकी पर तैनात अर्जुन सिंह की दिल की गति रुक जाने से अचानक मौत हो गई, जिसके बाद से उसे आनन फानन में मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उसे सिविल अस्पताल में भेजा गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। अर्जुन सिंह की अचानक हुई मौत के बाद से पुलिस विभाग के लोगों में शोक की लहर है। वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने मामले में बताया कि हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह को उनके घर रुद्रपुर भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। IRB फर्स्ट बटालियन रामनगर बेलपड़ाव में तैनात हमारे हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह, जो 2006 बैच के भर्ती थे और नारसन में यहाँ ड्यूटी कर रहे थे, कल अचानक उन्हें हार्ट अटैक की शिकायत हुई थी, जिस पर उनके साथियों के द्वारा उन्हें CSC मंगलौर ले जाया गया था और हम लोग सब लोग सिविल हॉस्पिटल रुड़की ले आए थे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद अंततः उन्हें बचाया नहीं जा सका। और हल्द्वानी में लगातार आवारा जानवरों की वजह से हो रही मौत के बाद भी नगर निगम प्रशासन शहर की सड़कों से आवारा जानवर हटाने में नाकाम साबित हुआ है। मीडिया द्वारा जब भी सवाल उठाए गए तो नगर निगम स्थायी गौशाला बनाने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से भागता रहा है, लेकिन लगातार हो रही आवारा जानवरों की वजह से दुर्घटनाओं को लेकर के लोग अकाल मौत का शिकार बन रहे हैं। वहीं नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि गंगापुर कवड़वाल गांव में स्थायी गौशाला का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। सबसे पहले तो हमारी जो स्थायी गौशाला है जो गंगापुर कबडाल में बन रही है, उसका निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। और जो दो हमारी अस्थायी गौशालाएँ चल रही हैं रजपुरा और शीश महल, उसमें भी जो हमारी कैपेसिटी है लगभग वो पूरी हो चुकी है। और हमने आश्रय संस्था की मदद ली है, जो अब शीश महल जो गौशाला है उसको चलाने में वो मदद करेंगे। तो जो जानवरों को पकड़े जाने की जहाँ तक की बात है, वो समय समय पर अभियान चलते रहते हैं। गत दिवसों में हम लोग अतिक्रमण हटाने में और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में व्यस्त हो गए थे। और चूँकि टूरिस्ट सीजन भी प्रारंभ हो गया है तो थोड़ा सा ट्रैफिक पर हमारा फोकस था, बट नो डाउट फिर से मुहिम चला करके जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़ा जाएगा। और सुभाष चौक पर नगरपालिका की दुकानें जर्जर हो गई हैं, जिसके निर्माण के लिए टेंडर दिया गया। 8 मई को ठेकेदार ने दुकानों का काम शुरू किया, लेकिन पास के एक व्यक्ति ने हंगामा कर काम बंद कर दिया और अधिशासी अधिकारी शाहिद अली पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और काम दोबारा शुरू कराया गया। तो वहीं युवक ने फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया। युवक का कहना है कि जहां नगरपालिका दुकानों का निर्माण कर रही है, वो जमीन उनकी अपनी जमीन है। दुकानें काशीपुर बस स्टैंड के पास थी, जो नगर पालिका के किराएदार थे शांता प्रसाद, ओम प्रकाश और दिनेश कुमार ने किराया ना जमा करने की वजह से नगर पालिका ने उन दुकानों को अपने कब्जे में ले लिया था। जिसके बाद बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया था कि इन दुकानों को तोड़कर दोबारा बना दिया जाए और इन दुकानों को नीलाम कर दिया जाए, जिसके क्रम में नगर पालिका द्वारा दुकानें बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। किंतु कुछ लोगों द्वारा बीच में अवरोध उत्पन्न किया, उनके खिलाफ नगर पालिका ने तहरीर दी थी। इसके क्रम में आज ये निर्माण का कार्य पुनः आरंभ कराया गया है।
खटीमा क्षेत्र के 17 मील चौकी के अंतर्गत हल्दीग्राम में पुलिस ने उस समय एक जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा जब वो खेत समतल कर रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि 17 मील क्षेत्र के अंतर्गत हल्दी में अवैध मिट्टी खनन हो रहा है और जिस पर चौकी प्रभारी सत्र मिल ललित बिष्ट अपने पुलिस टीम के साथ मौके पर गए। तब उन्हें पता चला कि जेसीबी से मालिक खेत को समतल कर रहा है, लेकिन जब जेसीबी मालिक को कागज दिखाने को बोला गया तो उसके कागज नहीं थे, जिस पर पुलिस टीम जो है जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को चौकी ले आए। वहीं पुलिस का कहना है कि बॉर्डर पर यूपी की तरफ से अवैध मिट्टी खनन होती है, भले ही मिट्टी खनन करने वाले लोग उत्तराखंड के हैं। इस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। दरअसल 17 मील चौकी क्षेत्र उत्तराखंड यूपी बॉर्डर होने के कारण से मिट्टी खनन माफिया इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं और प्रशासन इस पर कोई भी मजबूत कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। कल शाम को हमको सूचना मिली थी कि हल्दी गांव में कोई खनन का कार्य चल रहा है। इस पर जब मैं टीम लेके मौके पर पहुंचा था तो वहां जानकारी हुई कि खनन ना होकर कोई व्यक्ति अपने खेत में लेवलिंग का कार्य करा रहा था। तो हमने जब वहां पर जानकारी ली और उसके बाद हमने जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करे थे तो गाड़ियों पे कोई भी दस्तावेज नहीं थे। बिना दस्तावेजों के ये चलते हुए पाए जाने पर हमारे द्वारा नियमानुसार गाड़ी को यहाँ पर लाकर खड़ा किया गया है और सूचना उच्च अधिकारी को दे दी गई है। जी बिल्कुल, जहाँ सूचनाएं मिल रही हैं वहाँ हमारे द्वारा लगातार तबसे दी जा रही हैं। हमारा क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और ये यूपी से सटा हुआ क्षेत्र है, तो जो खनन की सूचनाएं अधिकांश आती हैं वो नदी पार की ही हो पाती हैं हमारे लिए। जब हम जाते हैं तो हमारे क्षेत्र में अधिकांश नहीं पाया जाता है। संभवतः हो सकता है कि कार्य करने वाले हमारे क्षेत्र के हों, लेकिन वो कार्य जो है वो यूपी क्षेत्र में नदी पार ही करते हैं। और विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन विभाग उत्तराखंड ने एक निजी होटल में खाद्य सुरक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें खाद्य कारोबारी के साथ साथ खाद्य विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजबर सिंह जग्गी ने शिरकत की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अधिकारियों ने शिक्षा खाद्य दिवस के अवसर पर विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर सबसे पहले सभी को शुभकामनाएं और लोगों से अपील करते हुए यहां पर नजर आए और कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने खान पान की आदत को सुधारना पड़ेगा और उसमें बदलाव भी लाने की जरूरत है। हमें खाने से पहले ये समझना होगा कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, तभी हम स्वस्थ जीवन की कल्पना कर सकते हैं। इस बात की जानकारी भी दी गई कि किस प्रकार से खाद्य पदार्थ में प्रयोग होने वाले कलर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही साथ नमक और चीनी के कम प्रयोग के भी यहाँ पर सलाह देते हुए नजर आए। ये हमने इसको एक बृहद स्तर पर करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे योगा डे मनाते हैं, हम उसी तरह से फूड सेफ्टी डे को मनाएंगे आगे भी भविष्य में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अभी डॉक्टर हमारे कह रहे थे पेंडेमिक, फूड पेंडेमिक आने वाला है। अगर हमें अभी से अवेयरनेस नहीं हुए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग इसका प्रचार प्रसार करें और अच्छे से इसको कार्यक्रम को करें और हम लगातार एक कार्रवाई करते रहेंगे। और देहरादून में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी है, लेकिन जल्द ही मानसून आने की स्थितियां भी बन रही हैं। इस बात को लेकर के मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि सामान्य तौर पर 20 से 25 जून को प्रदेश में मानसून आ जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल केरल में आने के बाद से मानसून की रफ्तार सामान्य बनी हुई है, जो कि अपने प्रदेश में अपने समय पर आने की संभावना है। हमारी वो 20 से लेकर 25 के बीच में होता है जून में। तो अभी जो सामान्य है उसकी गति है उसी से वो चल रहा है और सामान्य उस पर ही जो करीब करीब केरला में वो आया था। तो यही लग रहा है कि यहाँ पे जो 20 के बाद ही जो है जो मानसून की एक्टिविटी की शुरुआत जो है वो मिलनी चाहिए। और उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसके बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस केंद्र और उत्तराखंड में परिवारवाद में डूबी हुई है और जनता पूरी तरीके से जो है कांग्रेस को नकार चुकी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए उन्हें। कांग्रेस ने जिस प्रकार से यहाँ पर काम किया है, जनता कांग्रेस को पूरी तरह से नकार चुकी है और लगातार
तीनों चुनाव में, 2014 में भी, 19 के चुनाव में भी, 24 के चुनाव में भी कांग्रेस बिल्कुल मुंह की खाई है उन्होंने, बुरी तरह से उनकी हार हुई है। और पिछले लंबे समय से जितने भी चुनाव हो रहे हैं उत्तराखंड में, सभी चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है। और इस लोकसभा चुनाव में तो मुझे लगता है टिहरी लोकसभा में अगर हम देखेंगे तो एक निर्दलीय प्रत्याशी के बराबर उनका प्रत्याशी वोट ला रहे हैं। और सभी जगह पौने 2 लाख से अधिक, पौने 2 लाख का अंतर जो है अल्मोड़ा लोकसभा में रहा है, पौने 2 लाख का अंतर पौड़ी लोकसभा में रहा है, हरिद्वार लोकसभा में रहा है। नैनीताल लोकसभा में हम 3.5 लाख के अंतर से जीते हैं और अल्मोड़ा लोकसभा में 2.5 लाख वोटों के से भी ज्यादा अंतरों से हम जीते हैं। और प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यात्रा के दौरान अब तक 86 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे अधिक केदारनाथ धाम में 42 मौतें हो चुकी हैं। तो वहीं बद्रीनाथ में 18, यमुनोत्री में 19 और गंगोत्री धाम में मरने वालों का आंकड़ा 7 तक पहुंच गया है। और इन्हीं सबके बीच स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी सेवाओं को पुख्ता करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि 2023 में चारधाम यात्रा के दौरान 245 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी थी। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए गठबंधन की जहां पर बैठक हुई है, सीएम धामी भी बैठक में शामिल हुए हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। वहीं अनिल बलूनी बैठक में रहे मौजूद। 9 जून को नई सरकार गठन का फैसला, नवनिर्वाचित सांसद भी बैठक में शामिल हुए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई है, पुराने संसद भवन में ये बैठक हुई और इस बैठक में ये नतीजा निकला कि 9 जून को नई सरकार का गठन होना है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल थे और इसके अलावा अन्य जो बीजेपी शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल थे। तो ये बड़ी जानकारी, एनडीए गठबंधन की बैठक हुई है। सीएम धामी भी खुद इस बैठक में पहुंचे और अनिल बलूनी, पौड़ी से जो बीजेपी के उम्मीदवार रहे थे और अब सांसद हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एनडीए की बैठक हुई है। और हल्द्वानी में पेयजल किल्लत और बिजली की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने खुद धरातल पर उतरकर व्यवस्था को देखा है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ ट्यूबवेल और पंप हाउस का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बिजली और पानी की समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने पानी की सप्लाई सुचारू रूप से जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली विभाग को भी निर्देशित किया कि वो बिजली की चोरी को रोकते हुए व्यवस्थित तरीके से रोस्टिंग कम करे, जिससे बिजली की पर्याप्त सप्लाई हो सके। यहाँ हल्द्वानी शहर में बिजली पानी का जो क्राइसिस है वो कुछ हमारे एरियाज़ हैं जहाँ ज़्यादा दिक्कत है, जिसमें राजपुरा का वार्ड है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और लगातार वहाँ समस्या आ रही है। तो आज उनके दोनों जो पंप हाउस हैं उनका निरीक्षण हमने जल संस्थान से किया है और उसमें जो नई लाइनें हैं या उसका जो वॉल्व का सिस्टम बनाकर उसकी आपूर्ति को रेगुलेट किया जाना है, उसके संबंध में विभाग को निर्देशित किया है। साथ में आज बिजली की जो समस्या है उसके लिए हमने यहाँ यूपीसीएल का भी एक सबस्टेशन का निरीक्षण किया है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें जो लाइन लॉसेज है, जो लाइनों में समस्या होती है, कंज्यूमर लाइनों में वोल्टेज का बहुत ज़्यादा जो है लोड बढ़ने की वजह से बाद में दिक्कतें आती हैं। और उत्तराखंड के युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बंधक बनाया गया है, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है। सीएम धामी के निर्देश पर देहरादून पुलिस मामले में एक्टिव मोड में नजर आ गई है। आपको बता दें कि गुजरात निवासी जो है एजेंट ने पीड़ित और 7 अन्य युवकों को आईटी सेक्टर में काम करने के बहाने बैंकॉक ले गए और बैंकॉक में युवकों को अगवा कर बॉर्डर पार कराकर म्यांमार में बंधक बना लिया और साइबर फ्रॉड उनसे कराया जा रहा है। देखिए, कठोर संज्ञान में कुछ दिन पूर्व आया था, जिसमें रायवाला निवासी इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनका बेटा जो है पहले बैंकॉक में था, उसके साथ भी कुछ लोग काम कर रहे थे और बाकी उनको नौकरी के नाम से ले गया गया और वहाँ म्यांमार बॉर्डर पर उनको बंधक बनाया। क्योंकि जो प्राथमिक जानकारी मिली उसमें 7 से 8 बच्चे जो है उत्तराखंड के बताए जा रहे थे, बाकी अन्य प्रांतों से बच्चे हैं।
इसकी मैटर गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश तक इसमें मुकदमा तो दर्ज किया जाए, साथ ही साथ समन्वय बना के जो भी हमारी नेशनल एजेंसीज हैं उनके साथ समन्वय बना के उनको रेस्क्यू करने का प्लान तैयार किया जाए। तो उसके आधार पर मुकदमा दर्ज हो गया है और इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर वो कहीं बंधक बना के रखे गए हैं म्यांमार के बॉर्डर पर कहीं भी हमारी एजेंसीज हैं उनसे समन्वय स्थापित किया गया। सिंचाई विभाग मानसून के आने से पहले भीमताल में नालों की सफाई का काम कर रहा है, जिससे कि बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या न हो। आपको बता दें कि शहर के मुख्य मार्ग से होकर के जाने वाले 5 किलोमीटर लंबे खुटानी नाला बरसात के दिनों में क्षेत्रवासियों के लिए समस्या का सबब बनता रहता है। साथ ही झील में सिल्ट और गंदगी भी लेकर जाता है। जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों के बाद से सिंचाई विभाग ने भीमताल के सभी नालों की सफाई का कार्य लगभग पूरा कर लिया है। जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर सिंचाई विभाग के अंतर्गत जो भी नाले हैं उनकी सफाई कार्य प्रगति पर है और जो नाला जिसमें हम आप खड़े हैं ये मुश्किल से 200 मीटर का टुकड़ा बचा हुआ है, बाकी ऊपर सफाई हो चुकी है। फिर खुटानी नाले में भी हमारी लेबर लगी हुई है और हमें आदेश मिले हैं आपके चित्तौड़ के अंतर्गत भी सिंचाई विभाग की सफाई का कार्य करवाना है, तो वहाँ पर हमने लेबर लगा दी है, कल से मशीन भी लग जाएगी। और ब्रह्मपुरी राफ्टिंग पॉइंट पर राफ्टिंग गाइड और पर्यटकों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गाइड ने पर्यटकों की पैडल से की जमकर धुनाई कर दी और वीडियो में जान बचाने की फेर में पर्यटक भी इधर उधर भागते हुए नजर आए। फिलहाल थाना मुनिकीरेती में किसी भी पक्ष की ओर से कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। हरिद्वार लोकसभा सीट का नेतृत्व पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे थे, वहीं इस बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री ही हरिद्वार सीट का नेतृत्व करने वाले हैं। आपको बता दें कि पिछले 10 साल से इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नेतृत्व किया है और अब जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार सीट के नए सांसद चुने गए हैं। इस बात पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मुझे इस बात की खुशी है कि 10 साल का कार्यकाल हमारा बहुत अच्छा रहा और बीजेपी ने मजबूती के साथ उस सीट पर काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोग ये पहले से जानते थे कि हरिद्वार सीट बीजेपी का गढ़ है, तो इस बार भी जीत बीजेपी की ही हुई। हम लोगों के व्यक्तिगत पारी कभी नहीं होती है, पार्टी जिसको जो आदेश देती है वो उस काम को करता है। मुझे इस बात की खुशी है कि हरिद्वार लोकसभा जब मैं चुनाव लड़ा था 2014 में, तब हम उसको 2.5 लाख मतों से हारे हुए थे और उस समय हम 1,85,000 मतों से जीते हारी हुई सीट को और दोबारा तो लगभग 3.25 लाख मतों से जीते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि 10 साल का कार्यकाल हमारा बहुत अच्छा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से वहाँ पर काम किया है, गवर्नमेंट ने काम किया है और अब उस सीट से इस समय त्रिवेंद्र रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी लाखों मतों से जीत के आ रहे हैं, तो हमारे लिए खुशी का विषय है और इसलिए अच्छा है। मुझे लगता है 5 की 5 सीटें हम उत्तराखंड की जीत दर्ज की है। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।